Hello everyone, welcome to my channel PCS Kranti. Hope you all are doing good. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा संघ एवं इसका क्षेत्र है। इसके पहले हमने कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लिया है, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था संविधान का निर्माण। उसके बाद हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी। हमने कल की क्लास में प्रस्तावना को देखा। आज हमारा न्यू चैप्टर संघ एवं इसका क्षेत्र शुरू हो रहा है। और यहाँ से हमने जो इंट्रो में बताया था कि भाग 1 से भाग 22 तक हम देखेंगे। तो आज हमारा भाग 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। हम इस क्लास में क्या क्या देखेंगे? राज्यों का संघ, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य का उद्भव। ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक राज्य क्या होता है। राज्य की परिभाषा देखते हैं। तो राज्य एक शासन सरकार के अधीन आने वाली संगठित इकाई है। यह एक स्वायत्त राजनीतिक इकाई है। इसके तहत एक पॉपुलेशन होता है। पहला एलिमेंट जो स्टेट का है वो पॉपुलेशन है। दूसरा एक डिफाइंड टेरिटरी होती है। सॉवरेन होता है। और एक गवर्नमेंट होती है। ये चारों एलिमेंट्स मिलकर एक राज्य को कंप्लीट करते हैं। राज्य में सबसे पहले एक डिफाइंड टेरिटरी होगी कि हमारा राज्य यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमारा इंडिया। इंडिया का एक अपना नक्शा है जो कि डिफाइन करता है कि हमारे इंडिया का क्षेत्र यहाँ तक है। दूसरा हमारा इंडिया सॉवरेन है, जो कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद डिसाइड करता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट है जो यहाँ के नागरिकों के लिए कानून पेश करती है और कानूनों को लागू करती है। और यहाँ पर एक निश्चित पॉपुलेशन है जो यहाँ के सिटीजन्स हैं। एक देश के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। आज हम उसमें सबसे पहले देखेंगे राज्य के डिफाइंड टेरिटरी के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो टेरिटरी है उसमें कौन कौन सी राज्य शामिल हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं राज्यों का वर्णन किया गया है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। संविधान के जस्ट गिव मी अ सेकंड। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 104 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में हमें 2 चीजें पता चलती हैं। एक तो हमारे राज्य का या हमारे देश का नाम क्या है। दूसरा इसकी प्रकृति क्या है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों के समूह के
राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया। हमारे आर्टिकल 1 में बोला गया है इंडिया दैट इज भारत, जो कि इंडिया और भारत दोनों नामों को समाहित करता है। दूसरे, देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण थे। पहला, एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका के जो देश थे उन्होंने आपस में समझौता करके अमेरिका को संघ बनाया था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका के संविधान में है कोई भी देश अगर अमेरिका से अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है, जबकि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सब पहला हमारा राज्य का क्षेत्र है, दूसरा संघ क्षेत्र है और तीसरे ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्यों में हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो राज्य है वहां पर एक राज्य सरकार होती है, जो राज्यों के प्रशासनिक कार्यों को देखती है। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का सीधे कंट्रोल होता है, जबकि राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा केंद्र उन पे नियंत्रण रखती है। और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान की उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। कभी कभी इन राज्यों का क्रम पूछ लिया जाता है, जो कि 371 आर्टिकल 371 में है। तो हमने एक ट्रिक बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। MG, NAM, ATS, MAGK। M से हमारा महाराष्ट्र हो गया, G से गुजरात हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। अगर आप इसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, जो कि MG, NAM, ATS, MAGK। भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज्यादा व्यापक हैं, क्योंकि भारत का जो संघ है उसमें राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों होंगे,
क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल हैं। इसलिए भारत का क्षेत्र भारत के संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ में है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिगृहीत क्षेत्रों में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। जैसे अभी भारत ने सितवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार का है, उसको लीज पर ले रखा है। उदाहरण के लिए जैसे सत्ता हस्तांतरण के द्वारा संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज। व्यवसाय जो जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो, जीतकर या हराकर। भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर एवं नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण को हम बाद में देखेंगे। आर्टिकल 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे कानून बना सकती है जो संघों को नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद को अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है नए राज्यों भारत के संघ में शामिल करें और नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति उन नए राज्यों को वे राज्यों के लिए है जो अस्तित्व में नहीं है। तो पहले में जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया सन 2000 में। तो ये पहले उपबंध आर्टिकल 2 के 2A में आता है। और दूसरा जैसे कोई भी क्षेत्र जो कि जैसे सिक्किम है, सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, उसको भारत का पार्ट बनाया गया, तो ये दूसरे आर्टिकल 2B में बताया गया है। आर्टिकल 3 के अनुसार किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। ये पावर सिर्फ संसद को है, ना किसी भी राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है। आर्टिकल 3B में है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। आर्टिकल 3C में किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। आर्टिकल 3D में है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। आर्टिकल 3E में है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। आगे हम इसको अभी देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और किन किन राज्यों के नामों में परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है कि ऐसे जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होंगे, ऐसे परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और दूसरा, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, संसद इसमें कोई भी चेंज कर सकती है, या तो इसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है या क्षेत्र को घटा सकती है या इसके नाम में चेंज करना है। तो यह सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से परामर्श कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। राष्ट्रपति इसमें अपनी स्वेच्छा से कोई भी डिसीजन ले सकता है। हमारा अगला टॉपिक है बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए
जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ और इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित किया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे हम वो देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुपालन में संविधान के 9वें संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो कि बांग्लादेश हो गया है, के भूभागों को लेकर कोई भी अधिसूचित नहीं किया जा सका। दूसरा हमारा 16 मई 1974 को बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह जमीन के हस्तांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतः क्षेत्र के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। इसमें देशी रियासतों का एकीकरण। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी। एक हमारा ब्रिटिशतान था, जिसमें ब्रिटिशर्स का सीधे कंट्रोल था। दूसरा हमारा देशी रियासतें थी, जिसमें राजाओं का कंट्रोल था, लेकिन वो ब्रिटिश राजशाही से भी संबंधित थे। ऐसे देशी रियासतों में हमारी 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग का वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा में वे राज्य थे जिनमें 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। और भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। और भाग घा में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अकेले भाग घा में रखा गया था। देशी रियासतों को धर आयोग और जेबीपी समिति, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी।
इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू एक परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिन्हें जेबीपी समिति बोला गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में बना था। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी रामुलु का निधन हो गया था, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया। अगला आयोग हमारा फजल अली आयोग बनता है। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। तो फजल अली में आयोग में 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इस बात का व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को एक मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इनमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, जिसमें हमारा पहला है देश की एकता एवं सुरक्षा को अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग गा को खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया तथा कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिनमें 14 राज्य हमारे थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। 6 जो संघ शासित प्रदेश थे उसमें हमारा पहला था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य कब बना, तो हमारा सबसे पहला बना था महाराष्ट्र,
और गुजरात, जो कि 1960 में बम्बई को पृथक करके 2 राज्यों में विभक्त किया गया था, महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात में गुजराती भाषा के लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। दूसरा बना हमारा दादरा एवं नागर हवेली। (1954) में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में 2020 में दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। गोवा, दमन एवं दीव 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1962 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन एवं दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2020 में दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश को दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। यह अधिनियम 2019 द्वारा किया गया था। पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया था। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। नागालैंड, 16वें राज्य के नागालैंड हमारा 16वां राज्य बना, जिसे 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। – 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में थी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दे दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारतीय हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आए। इसके पहले जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई।
19वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिपुरा, 20वें 19वां हमारा 19वां राज्य हमारा त्रिपुरा बना, 20वां मेघालय, सॉरी फॉर दिस, 19वां राज्य हमारा मणिपुर बना, 20वां त्रिपुरा और 21वां मेघालय। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। अगला हमारा सिक्किम है, जिसे 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नया अनुच्छेद 2A एवं नई सूची 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक दिन नहीं चला। इसमें सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत के दौरान उन्हें चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का भिन्न हिस्सा बन गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और इस तरह 22वां राज्य सिक्किम बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप के अस्तित्व में आए। 23वां, 24वां और 25वां। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चली आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों भारतीय संघ के 26वें, 27वें, 28वें राज्य बने। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। सरकार यह हमारे देश के 29वां राज्य बना। हम देख लेते हैं जम्मू एवं कश्मीर, और लद्दाख। दो 2019 तक
जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का अपना संविधान था और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर एक विशेष राज्य दर्जा प्राप्त था। 2019 में इस विशेष दर्जे को संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 के रूप में जारी एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस आदेश ने पहले के आदेश का स्थान ले लिया, जिसे संविधान आदेश 1954 जम्मू और कश्मीर पर लागू के नाम से जाना जाता था। 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर भी लागू कर दिया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जम्मू और कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करता है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर जो संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। इस प्रकार राज्यों की संघीय क्षेत्रों की संख्या जो 1956 में क्रमशः 14 और 16 थी, अब बढ़कर 25 और 8 हो गई है। वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद हमने देखा था। पहले अनुच्छेद में है संघ के क्षेत्र का नाम, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। अनुच्छेद 2 में है। 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा में परिवर्तन। चौथे में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत की नागरिकता पढ़ेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो पीसीएस क्रांति टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।